Everyone, so welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 10 इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 20 ले रहे हैं। और आज का टॉपिक है बच्चे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं बच्चे, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करेंगे, मतलब डिफेक्टिव जीन को रिमूव करेंगे और नॉर्मल जीन को इंसर्ट करेंगे पेशेंट में। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। ठीक है, तो देखो बच्चे, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है स्किड, SCID, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बबल बॉय डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, क्या बोलेंगे बच्चे, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है कि इस डिजीज़ में क्या होता है, जैसे इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है। इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यून सेल कौन से हैं, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। तो जो ये बच्चे हमारे पास इम्यून सेल्स हैं, है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई तो इसका मतलब हमारे इम्यून सेल काम नहीं कर रहे हैं, जो बी लिम्फोसाइड्स और टी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइड्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस डिजीज़ में ये दोनों ही जो है एब्सेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइड भी और टी लिम्फोसाइड। ठीक है बच्चे, मतलब बी लिम्फोसाइड जो है, दिस सेल फॉर्म एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन। बी लिम्फोसाइड पैथोजन क्या, डिजीज काजिंग एजेंट के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। बट टी लिम्फोसाइड जो है, टी लिम्फोसाइड डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट दिस सेल प्रोड्यूस हेल्पर टी सेल्स। ये टी लिम्फोसाइड हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं बच्चे, ये पैथोजेंस को किल करते हैं और सपोर्ट करते हैं बी लिम्फोसाइड को। बी लिम्फोसाइड को बी लिम्फोसाइड्स को पैथोजेंस पर अटैक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बच्चे, कहीं ना कहीं दोनों ही किस में इन्वॉल्व है, हमारी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। तो अगर जिसमें एब्सेंट होगी तो उसके अंदर ये डिजीज़ होगी बच्चे। ठीक है, तो ये करेक्ट करना होगा। कैसे करना है, देखो ज़रा। सबसे पहले बच्चे आपने देखना है कि बॉडी के अंदर कोई भी सेल है बच्चे, जैसे इधर से ये हमारी लॉन्ग थाई बोन है, तो इस थाई बोन के एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन से रेड बोन मैरो प्रोड्यूस होता है, जहाँ से आरबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं। मतलब इस थाई बोन में से, इन रीजन से हमारे प्लेटलेट और आरबीसीज बनते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से हमारा येलो बोन मैरो बनता है ना। येलो बोन मैरो मतलब यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होंगे, WBC, क्या होंगे, WBC। रेड बोन मैरो होंगे, RBC। अब देखो, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो लिम्फोसाइट, सभी सेल कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, बोन मैरो से। येलो बोन मैरो से हमारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फोसाइट, WBC की टाइप। अगर ये लिम्फोसाइट, जिसको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं, बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होगा और वहीं पे मैच्योर होगा, तो उसको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स माइग्रेट होकर कहाँ चले जाएंगे, थाइमस ग्लैंड में, और वहाँ पर मैच्योर होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट। और ये दोनों ही कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, मैचुरेशन तो डिफरेंट लोकेशन है, बट प्रोडक्शन इनकी सेम है, बोन मैरो। ठीक, तो ये दोनों किस में, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और एक एंटी मीडिएटेड है, मतलब एंटीबॉडी। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं बच्चे, एक की कौन सी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दोनों इम्यून सिस्टम, अगर ये दोनों ही एब्सेंट हो गए तो डिजीज़ क्या है, स्किड डिजीज़ है, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। स्किड डिजीज़ में एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिस एंजाइम को बोलते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज। ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज है ना बच्चे, इसकी कमी होने से स्किड डिजीज़ होती है। अब ये एंजाइम क्या करता है बच्चे, मैच्योर करता है लिम्फोसाइट को, मतलब लिम्फोसाइट प्रोड्यूस तो हो गए, बट इनकी मैचुरेशन के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बताऊँ, देखो, जीन थेरेपी, इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न विद हेरिडिटरी डिजीज़, है ना, कोई बाई बर्थ ही उसका जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बाई टेकन फॉर सच डिजीज़। तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक थेरेपी कर सकते हैं, मतलब जीन थेरेपीज अटेम्प्ट टू डू दिस। Gene therapy is collection of method that allow correction of gene defect that has been diagnosed in child embryo। ठीक है, जो डिफेक्टेड जीन है उसको डायग्नोज करना है, और अच्छी वाली जीन जो है उसमें इंसर्ट करनी है। ठीक है, हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन की सेल या टिश्यू में हमें ठीक जीन इंसर्ट करनी पड़ेगी।
डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए। जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल आर एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। नॉन फंक्शनल जीन को ठीक करने के लिए हमें एक डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट करनी पड़ती है। वो कैसे होगी वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जैसे द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेस। मतलब एडिनोसिन डीएमिनेस क्या है, ये एक इंजाइम है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हुई, स्किड डिजीज़ हुई, जिसको हम सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। दिस एंजाइम इज़ क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। देखना ज़रा बच्चे, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या है, देखो कंप्लीट ब्लड सेल फॉर्मेशन कहाँ से होती है बच्चे। मानो जैसे एडीए जीन है, क्या है, एडीए जीन है, एडिनोसिन डीएमिनेस जीन है। ये कोड करती है एंजाइम को, मतलब जीन पार्ट ऑफ डीएनए, और वो क्या बनाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन इज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। तो ये जीन एंजाइम को कोड करेगी और एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेस, ठीक है। तो इसकी कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ एडीए जीन, रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन इन द सेल। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इस एडीए जीन की कमी होगी बच्चे तो डीऑक्सी एडिनोसिन सेल के अंदर, मतलब डीएटीपी न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना बच्चे, डीऑक्सी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये बनना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चे, एक्यूमुलेशन ऑफ डीएटीपी, मतलब न्यूक्लियोटाइड का अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता तो क्या होगा, दिस इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम। ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को, इसकी एक्यूमुलेशन रोक देगी। तो उससे क्या होगा, नो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो नो सेल डिवीजन भी नहीं होगी। जब सेल डिवीजन नहीं होगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी बच्चे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल अकर, कहाँ हो रहा है बच्चे, ये सब हेमेटोब्लास्ट सेल, मतलब जहाँ पर सभी सेल की फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पर डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रही है, नो लिम्फॉइड सेल फॉर्मेशन, फिर तो लिम्फॉइड सेल भी नहीं बनेंगे। तो लिम्फॉइड सेल नहीं बने तो बी और टी सेल्स भी नहीं बनेंगे, बी और टी सेल्स नहीं बने तो हमें डिजीज़ हो जाएगी, सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चे। देखो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है, द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन एडिनोसिन डीएमिनेशन। जो ये डिजीज़ है ये किसकी वजह से, इस जीन के डिलीट होने से। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन क्यूर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अगर बच्चों में ये डिजीज़ आती है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके हम इस डिजीज़ को इससे बच सकते हैं। इन अदर ऑप्शन कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट। ये जो एंजाइम है लिम्फोसाइट को मैच्योर करने वाला डीएमिनेस, एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम जो है, इसकी थेरेपी की जाती है, ठीक है। इन विच फंक्शनल एडीए इज़ गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। जो ये फंक्शनल एडीए है ये पेशेंट को बाय इंजेक्शन दिया जाता है, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच दे आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। दिक्कत ये है कि इन दोनों मेथड से, बोन मैरो और इंजेक्शन से, दोनों से ही हम इस डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते हैं बच्चे। एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, पहला स्टेप तो जीन थेरेपी है बच्चे, खराब जीन को निकालना, सही को डालना। लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी। इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना जरा। ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी के लिम्फोसाइट्स हमने किसके लिए, ये वो लिम्फोसाइट्स हैं बच्चे डिवोडेड ऑफ एडीए जीन्स, मतलब पेशेंट सेल के वो जीन है, वो सेल हैं जिनके अंदर एडीए जीन नहीं है। लिम्फोसाइट्स के वो लिम्फोसाइट है जिनके अंदर एडीए जीन नहीं है, तो मतलब पेशेंट सेल है। अब क्या करेंगे बच्चे, हेयर वी यूज़ वेक्टर दैट इज़ रेट्रोवायरस। तो किसी भी एनिमल के अंदर जब हम क्या करते हैं, जीन मैनिपुलेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे एनिमल के लिए, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल इंजीनियरिंग। जब रेट्रोवायरस ऐसे भी हमारी बॉडी में क्या करता है, डिजीज़ काज करता है बच्चे, ठीक है। तो हमने वो डिजीज़ करने वाली जीन को निकाल देंगे, हार्मफुल जीन को रिमूव कर देंगे। ये वायरस का स्ट्रक्चर है ना बच्चे, तो वायरस के स्ट्रक्चर से हम वो डिजीज़ काज करने वाली जीन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब जब हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर एडीए जीन डाल दी, इस वायरस के अंदर एडीए जीन डाल दी, इसको डिसेबल्ड रेट्रोवायरस बोलते हैं, क्योंकि अब ये इफेक्ट नहीं कर सकता। तो अब ये वायरस इजीली जाके किस पे इफेक्ट करेगा बच्चे, लिम्फोसाइट्स पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि वायरस तो इन्फेक्ट करता है, इसका ये नेचुरल इंजीनियरिंग है।
तो जब इस पे इफेक्ट करेगा तो इफेक्ट करने का मतलब पहले ही अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालेगा। तो इसने ये अपना एडीए जीन अंदर डाल दिया, इसको लगता है ये मेरा अपना है। एडीए जीन जब इसने इसमें डाल दिया तो अब इस लिम्फोसाइट्स को क्या मिल गया, जीन मिल गया। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा बच्चे, ये ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट हम इंसर्ट कर देंगे पेशेंट में और पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स करेंगे, क्योंकि लाइफ स्पेन जो होता है बच्चे आपको पता ही है कि जो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन है वो आरबीसीज़ का है 120 डेज़, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट का है बेटा कितना 10 डेज़, और फिर हमारे पास आता है बच्चे दूसरा कौन सा है WBC है ना, WBC का कम से कम 5 डेज़ होता है। तो एटलीस्ट हमें प्रोडक्शन तो हो रही है लिम्फोसाइट की, बट मैच्योर नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 5 दिन बाद सेल डेथ करता है तो हर 5 दिन बाद हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन करनी पड़ेगी बेटा। क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक, क्योंकि सेल तो नॉर्मल करेक्टर है डेथ करना। तो फिर जैसे ही दूसरा सेल बनेगा तो उसमें एंजाइम डालना पड़ेगा ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो मल्टीप्लाई कर पाए। देखो ज़रा यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अ फंक्शनल एडीए जिसको हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं यूजिंग रेट्रोवायरस वेक्टर एंड देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, ठीक है, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। जब हमने जीन वो डाल दी इसमें वेक्टर का यूज़ करके फिर हम पेशेंट में वो डाल देते हैं। हाउएवर दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सेल जो है ये इमोर्टल नहीं है बच्चे, इमोर्टल नहीं है, इनमें डेथ होती है। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन। जब 5 डेज़ में ये सेल क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है मैच्योर होने के बाद, तो फिर हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन करनी पड़ती है, बार बार ढालना पड़ता है। सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट जो हैं बच्चे, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम द मैरो सेल्स, हम इन जीन को कहाँ से आइसोलेट करते हैं, बोन मैरो से। एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, एडीए जीन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेल में। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर करते हैं इट कुड बी परमानेंट क्योर। अगर अर्ली स्टेज पे हम कर देते हैं किसी बच्चे में तो ये परमानेंटली क्योर हो जाती है, बट फिर लेट स्टेज पे ये क्योरेबल नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें देखी हैं। अब जैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, आप लोग देखते हो बच्चे, हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज अर्ली टू डायग्नोस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बच्चे क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं किसी भी डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का यूज़ करते हैं। यू नो द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ अर्ली डायग्नोज एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड एंड फिजियोलॉजी का मतलब ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम माइक्लोर जैसे पीसीआर टेक्निक आ गई बच्चे, है ना, पीसीआर टेक्निक आ गई आपकी कैंसर को ठीक करने के लिए। एलिजा टेस्ट एड्स की मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, ठीक है, जैसे एलिजा टीबी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी क्या है आपकी, ये क्या है, सारी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हैं कि हम डिजीज़ को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जैसे हम नॉर्मली किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट करते हैं सीरम और यूरिन एनालिसिस करके, अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब जैसे क्रोनिक डिजीज़ आ गई, कौन कौन सी, जैसे आपका कैंसर हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एड्स आ गया, सम ऑफ दीज टेक्निक सीवियर द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोस। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इन क्रोनिक डिजीज़ को आप अर्ली डायग्नोज कर सकते हो, समझ आ रही बात, क्योंकि इनके सिम्टम एसिम्टोमेटिक होती हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इन डिजीज़ के सिम्टम सामने आते हैं, ठीक। अब एमनियोसेंटोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक थी, हम लोग 3rd चैप्टर में देखते थे, यूज टू डिटेक्ट द हेल्थ ऑफ चाइल्ड, राइट। तो इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एमनियोसेंटोसिस टेक्निक से कौन कौन सी डिजीज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होता है बच्चे, कैरियोटाइप जैसे क्रोमोसोम देखते हो आप लोग, इमेज में देखते हो, उसको कैरियोटाइप बोलते हैं, जिसका साइज़ बड़ा है छोटा है। जैसे लाइन फिल्टर, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम मेल में होगी। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होती है, डिलीशन ऑफ 1 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम ट्रायोसोमी क्रोमोसोम नंबर 21 पे। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 13 पे कोई अगर म्यूटेशन आई है। क्राइडू चैट सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 5 अगर डिलीट हो गया है, एक आर्म डिलीट हुई है। एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 18 पे कोई दिक्कत हुई है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सब आप डिजीज़ कब देख सकते थे, ये कैसी हैं, ये जेनेटिकल डिफॉर्मिटीज़ हैं, ये एमनियोसेंटोसिस टेक्निक से आप लोग देख सकते थे। बट अब एमनियोसेंटोसिस बैन हो चुका है, इसीलिए बच्चे जो है ना वो जेनेटिकली डिफॉर्मिटीज़ वाले आपको देखने को मिलते हैं, समझ में आई, ठीक है, क्योंकि हम एमनियोसेंटोसिस का मिस यूज़ कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए,
मेल और फीमेल, ठीक है। तो उससे फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया था जिसकी वजह से हमने उसको बंद कर दिया, और अब हम ये टेस्ट ऐसे नॉर्मली नहीं करवा सकते हैं, और इन डिजीज़ का हमें कम पता चल रहा है, तभी अलग अलग टाइप के बच्चे पैदा हो रहे हैं कुछ। सबसे पहले क्रोनिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बोन मैरो टेस्टिंग टेक्निक की जाती है बच्चे, जिसमें हम सेल एक्टिव हैं या नहीं हैं वो हम बोन मैरो में चेक करते हैं। तो नेम ऑफ द टेस्ट दैट इज़ परक्यूटिनिशियस एम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग बोला जाता है उसको। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, अराउंड 24 वीक्स, इसको पैप्स भी बोलते हैं। क्या करते हैं 24 वीक्स में, ब्लड टेकन फ्रॉम द एम्बिलिकल कॉर्ड एंड चेक हीमोब्लास्ट सेल्स, मतलब सभी सेल को ग्रोथ किया जाता है, कौन कौन से सेल ग्रो कर रहे हैं उसमें देखा जाएगा कि उन सेल को ग्रोथ करने में इतना टाइम लग सकता है, और फिर देखा जाएगा उसमें कि कौन से कैंसरस सेल्स हैं, कौन से नॉर्मल सेल्स हैं, ग्रोथ करके हम देखते हैं। अच्छा, कौन से सेल मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब लिम्फोसाइड मैच्योर नहीं हुए होंगे क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं था एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। तब जाके हमें पता चला था कि लिम्फोसाइड जो है वो क्यों मैच्योर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब हमने बोन मैरो टेस्टिंग टेक्निक यूज़ की तो उसके अंदर जब हमने लिम्फोसाइड देखा तो उनके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमारे पास बायोटेक की हेल्प से हमने क्या देखा था, एक अर्ली टेक्निक यूज टू डायग्नोस द डिजीज़, है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक। जैसे पीसीआर हो गया, एलिजा हो गया, ऑटो रेडियोग्राफी हो गया, आरटीपीसीआर हो गया। तो इसमें से हम देखते हैं, पीसीआर हमने पढ़ लिया बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन में, आरटीपीसीआर हम पढ़ते नहीं है बच्चे, ये कोविड के टेस्ट के लिए हम कोविड के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी मैंने आपको बताया था बच्चे, देखो ऑटो रेडियोग्राफी, रुक जाओ मैं बताता हूँ अभी आपको। और एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट टीबी और आपके एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एलिजा टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, टू स्टडी द एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। मानो कि मैं एक सस्पेक्टेड हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे टीबी की इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक ब्लड सैंपल दूंगा बच्चे, लैब में जाऊँगा ब्लड सैंपल दूंगा। तो ब्लड सैंपल जो होगा बच्चे, उस ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये नीचे बैठ जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। ऊपर क्या है बच्चे, ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। अब मुझे थोड़ी पता है कि इसके अंदर एंटीजन भी प्रेजेंट है, कौन सा, टीबी स्पेसिफिक एंटीजन। तो मैं एक स्लाइड लूँगा बच्चे, वो एक स्पेशल स्लाइड होगी जिसमें गड्ढे जैसे होंगे, जिस स्लाइड में मुझे जिसका डाउट है वो एंटीबॉडी डाल दूँगा। मुझे लगता है कि मुझे टीबी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं जब टेस्ट करवाऊँगा तो एक स्लाइड लूँगा और उस स्लाइड के ऊपर मैं टीबी स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाल दूँगा। तो अगर टीबी का एंटीजन मेरे प्लाज्मा में होगा तो जब मैं ड्रॉप इस पे डालूँगा तो उस मेरी टीबी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ क्या जुड़ जाएगा, वो एंटीजन जो टीबी स्पेसिफिक एंटीजन है, समझ आए। तो जब क्या हो गया, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होगी, इस एंटीबॉडी के साथ एंटीजन इंटरेक्शन कर लेगा ये टीबी काजन, ठीक है। तो एक एंजाइम है जो इनका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और बाइंड हुए हमें कैसे पता चलेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है, जब एक कलर सबस्टेंस प्रोड्यूस होगा तो इससे पता चलेगा कि इसको डिजीज़ है। अब देखो मैंने वो एंटीबॉडी डाली थी, अगर मेरे सीरम में, प्लाज्मा में टीबी काजिंग एंटीजन अगर नहीं होता तो उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करता, तो इसका मतलब मेरे ब्लड में है ना, जिसकी वजह से ये कलर आया है। कलर कैसे आता है, जब एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है तो कलर आता है। तो इसका मतलब मैंने वो टीबी स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाली थी तो ब्लड में टीबी वाला एंटीजन होगा, अगर नहीं होता तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, कलर नहीं आता, इसका मतलब पॉजिटिव इंसान है इस डिजीज से। टू डायग्नोज HIV पॉजिटिव के लिए भी यूज़ किया जाता है कन्फर्म बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, इस टेस्ट का नाम है जिससे हम उसको डिटेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, ये पूरा इसने बताया प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, इन डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन produce disease symptom. By this time concentration of pathogen is already very high in the body, ठीक है। However, very low concentration of bacteria or virus at a time when symptom of disease are not yet visible, जैसे एड्स में सिम्टम नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत कम क्या होते हैं डिजीज़ काजिंग एजेंट होंगे इसमें। कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फिर भी हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, मानो कोई डिजीज़ काज वाला एक जीन है तो उसको PCR टेक्निक से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें दिख जाएगा। कैन वी एक्सप्लेन हाउ PCR डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA। PCR इज रूटीन टू डिटेक्ट HIV, PCR टेक्निक से हम HIV डिटेक्ट करते हैं। सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, इट बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, एड्स पेशेंट, इन सब में हम PCR टेक्निक से, मानो इतना सा एक जीन होता है
उसको मल्टीप्लाई करके उसके बहुत सारे थ्रेड जब हम देखते हैं तो पता चल जाता है कि कैंसर है, एड्स है। इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। एड्स क्या है बच्चे? एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है एट अर्ली स्टेज अराउंड 10 ईयर्स टू अर्ली डिटेक्ट, वेरी डिफिकल्ट आफ्टर स्टेज, नाउ डिजीज क्योर टू मच डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन था ना आपका, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? यस, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए into millions of copy in 30 cycles of PCR to detect HIV disease। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बच्चे। अब हमारे पास एक है बेटा पैराग्राफ नंबर 25। पैराग्राफ नंबर 25 में आपने देखना है बच्चे कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है। ऑटो रेडियोग्राफी और एलिजा टेस्ट किसके लिए होते हैं? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, ये टेक्निक्स हैं। हम ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं? एक पेट्री डिश लेते हैं बच्चे और एक डीएनए का सेगमेंट लेते हैं जिसको हम प्रोब कहते हैं। मतलब उस पर कितने बेस पेयर हैं? 100 से 1000 बेस पेयर हैं। ठीक, आप देखना सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डीएनए प्रोब लिया पेट्री डिश में, फिर मैंने जाना है सेकंड पे। सेकंड पे मैंने क्या किया, उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब उसको मैंने टैग कर दिया। उसको क्या कर दिया? टैग कर दिया। टैग करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, उसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म डाल देता हूँ। एक फोटोग्राफिक फिल्म AgBr की और AgNO3 की, ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, और ये सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब हमने ये डाल दिया फिर हम 5th में जाएंगे। तो अगर ये मैंने डाले हैं बच्चे तो इसका मतलब ये किसके साथ बाइंड करेंगे? बाइंड टू इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड अगर प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 5 के बाद हम जाएंगे 6 पे। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए। ठीक, तो फिर उधर से क्या होगा, रिलीज होगा रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो इमिट होंगे, रेडियो एक्टिव पार्टिकल आयनाइजेशन ऑफ AgBr। तो ये क्या रिलीज करेगा बच्चे? Ag2+ और Br नेगेटिव। तो इन दोनों को कंबाइन AgNO3 तो क्या बना देगा? Ag एटम्स। ठीक है, ये सिल्वर एटम। तो ये क्या करता है बच्चे, ये सिल्वर अपीयरेंस एक माइक्रोस्कोप में डॉट लाइक अपीयरेंस दिखाएगा हमें। ठीक है, तो ये डॉट लाइन अपीयरेंस जो है ना बच्चे, ये जो डॉट लाइन अपीयरेंस है, देखो यहाँ पर ये सेम मैंने यहाँ पे लाई, जो डॉट लाइन अपीयरेंस है डीएनए में माइक्रोस्कोप के अंदर, दिस रिप्रेजेंट द कम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब नो म्यूटेशन, पेशेंट इज सेफ। ठीक है, इफ दिस अपीयरेंस not seen in photographic film, it can be complementary DNA is not present in host, the patient is not safe। अगर आपको ऑटो रेडियोग्राफी में हम जब कम्प्लीमेंट्री डालते हैं उसमें प्रोब, तो अगर हमें कोई अपीयरेंस होती है जो सिल्वर कलर की एक अपीयरेंस माइक्रोस्कोप में हो रही है तो इसका मतलब पेशेंट नॉर्मल है, और अगर ये अपीयरेंस नहीं हो रही है बच्चे तो इसका मतलब कैसा है? डिजीज डेल्टा। पहले तो इतना दिया नहीं है आपके उसमें, डिटेल नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ तक इसको पढ़ना। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना। 25 पैराग्राफ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चे, कल से हम 26 पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।